नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, ऐसा कहें तो कोई दो राय नहीं है। आपका 18 फरवरी का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। उससे पहले आपका यूपी आरओ का एग्ज़ाम है जो कि आपका 11 फरवरी का है। उसके बाद आपके केंद्र सरकार के द्वारा आपके लिए आरआरबी एएलपी में भी वैकेंसी आ चुकी है और उसके साथ ही टेक्नीशियन की भी घोषणा कर दी गई है। इसलिए इस तरह से अगर हम कहें तो हमारे बहुत से एग्ज़ाम हैं जो कि अभी आने वाले हैं। और आपका 17 मार्च का यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। दोस्तों, हमारे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो उसमें हमारे लिए लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान होती है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान का टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। मुझे पता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल जो अब हमारा समय आ चुका है कि हमारा 18 फरवरी का एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब हमें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास के बाद मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊंगी। दोस्तों, हो सकता है कि ये क्लास 2 भागों में डिवाइड हो जाए। कोशिश करूँगी कि एक भाग में ही कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो 2 से 3 भाग में ये आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ मैं इसके एमसीक्यूज़ भी आपको कराऊँगी। आइए बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपका एक और टॉपिक है, उसमें आपके जितने भी एक्ट पारित हुए थे, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था या 1781 का एक्ट था, जो भी एक्ट थे मैं उनको एक अलग शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, लूसेंट में काफ़ी कुछ ऐसे एक्ट थे, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मुझे थोड़े कम हेल्पफुल लगे। मैंने कहा कि बच्चों के लिए अभी का जो समय है वो सिर्फ रिवीजन का है। ज़्यादा चीज़ें देने से बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं और फालतू में अपनी तैयारी में भी अड़चन आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपके लिए जो क्लास स्टार्ट करी है वो सेकंड टॉपिक यानी कि भारतीय संविधान सभा से स्टार्ट करी है। इसका फर्स्ट टॉपिक मैं दोस्तों इसके जैसे ये भारतीय संविधान का पूरा टॉपिक लूसेंट का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में खुद के बनाए हुए नोट्सों से आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर करा दूँगी। दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, सबसे पहले हम इससे जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले क्या था कि संविधान सभा की जो मांग रखी गई थी भारतीयों की ओर से, वो मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की मांग कौन सी पार्टी ने की, तो वो थी हमारी स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में। और दोस्तों, उसके बाद अगर 1934 में ही भारतीय संविधान सभा के जो गठन का विचार रखा था वो हमारे एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय हमारे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उसके बाद दोस्तों हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यानी कि स्वराज पार्टी के बाद लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसके पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को हमारी मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि अंग्रेज़ों से कहा कोई ऐसा विचार प्रस्तुत करिए जिससे कि जो कि 2 संविधान सभाओं को लेकर हो, जिसमें कि हमारी 2 संविधान सभाएं हों, एक पाकिस्तान को लेकर और एक हिंदुस्तान को लेकर। इस तरह से दो संविधान सभाओं का विचार रखने को कहा, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और संविधान सभा का गठन करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा। दोस्तों, इसके जो कैबिनेट मिशन आप इसमें देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे आपके सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या था आप देख सकते हैं, जो कैबिनेट मिशन थी उसके अंतर्गत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसके अंतर्गत
मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया। संविधान सभा हमारी बनकर तैयार हो गई। इसमें 200 हो गया, लेकिन 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे 389 में, और जिसमें से कि कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को मिली थी। छोटे और स्वतंत्र सदस्य थे, उनको 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में, जो कि हमारी 93 देसी रियासतें थी, उन्होंने हमारे संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, शुरुआत में भाग नहीं लिया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक चीज़ दोस्तों आप याद रखिएगा, जो संविधान सभा थी हमारी मुख्यतः वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन थी। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो मांग रखी थी वो ये रखी थी कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगा, लेकिन जो चुनी गई थी संविधान सभा वो मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 9 दिसंबर को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। वो ही हमारी नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और दोस्तों इसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। और दोस्तों इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे वरिष्ठ सदस्य को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो विचार है वो हमारे फ्रांस से लिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो 9 दिसंबर 1946 की जो हमारी बैठक हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग मांग की बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। फिर से पहले उन्होंने किस प्रस्ताव पे रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया और एक ही रखा। लेकिन फिर से जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उन्होंने उस टाइम पे भी उस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और कह दिया कि हमारे लिए एक अन्य संविधान सभा बनाई जाए। इसमें क्या था, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आइए दोस्तों इसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक, यानी कि क्या था, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि हमारे उस संविधान सभा में आएगा, इस तरह से था। और इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किए गए थे। ये थे आपके मुस्लिम, सिख और साधारण। उसके बाद दोस्तों आती हैं हमारी ये आपकी समितियां आ गई। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, जो हमारे संविधान सभा थी उसके संचालन के लिए अब संविधान सभा जब हमारी बनकर तैयार हो गई तो हमारा संविधान बनाया जाना है। अब ऐसा तो है नहीं है कि हमारा संविधान इतना पूरे देश का संविधान है और उसे किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाए कि तुम संविधान बना दो, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष अलग थे, उनके सदस्य अलग थे, सब अलग अलग बना दिए गए और प्रत्येक को हमारी संविधान सभा से रिलेटेड कार्य सौंप दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संचालन समिति, इसके थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आती है हमारी संघीय संविधान समिति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है दोस्तों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। वैसे दोस्तों आपके लूसेंट में ये 2 उप समितियाँ दी हुई हैं, लेकिन इसमें 5 उप समितियाँ हैं। लेकिन अभी हमारी बुक में इतना ही है तो हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको जो जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद दोस्तों ये आता है हमारा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 296 सदस्य आए। मैंने आपको बताया था कि 389 में से आपके केवल 296 296 सदस्य ने उसमें भाग लिया।
उसके बाद दोस्तों इसमें क्या था, 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33, आप याद रखिएगा इसको। महिला सदस्य थी 15 और उसके बाद इसमें थी 15। उसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर को जो हमारी बैठक हुई, उसके बाद हमारी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उसके बाद आता है हमारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। यानी कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बी.एन. राव का सर दोस्तों फुल नेम है वेनेगल नरसिंह राव, इनका ये फुल नेम है। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों बेनेगल राव द्वारा एक समिति बनाई गई, उसका जो विचार संविधान सभा के प्रारूप बनाया गया उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा एक और समिति बनाई थी, वो थी आपकी प्रारूप समिति। इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछा जाता है। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अंबेडकर जी को मिला के हमारे सदस्यों की संख्या 7 थी। नंबर 1 थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे अध्यक्ष। एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। फिर डी.पी. घेतान की 1948 में मृत्यु हो गई और टी.टी. कृष्णाचारी को उनका सदस्य बनाया गया। दोस्तों ये 7 हैं और इन 7 के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली अध्यक्ष पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अदर सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं इस समिति के। अगर आपको ये सदस्य याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी ट्रिक आपको बता दूँगी। आइए दोस्तों उसके आगे चलते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर का पहला निर्वाचन बंगाल से और देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। उसके बाद दोस्तों 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324, पहले सदस्य हमने जो निश्चित किए थे वो थे 389 और उसके बाद बंटवारा होने के बाद 324 नियत किए गए, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए, देशी रियासत राज्यों के लिए गए थे। उसके बाद ये दोस्तों ये है आपकी कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। 2 सितंबर 1946 में जो हमारा मंत्रिमंडल बना था वो ये आप देख सकते हैं, आप याद कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी का याद कर लीजिएगा, वो थे आपके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। इस तरह से ये इन सब के नाम आप पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, उनके याद रख लीजिएगा। जगजीवन राम श्रम मंत्री। उसके बाद आता है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति के संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। दोस्तों हमारा जो ये मैंने आपको बताया था 29 अगस्त 1947 को हमारा प्रारूप
हमारी प्रारूप समिति बनी थी विचार विमर्श करने के लिए, और उसने अपना विचार विमर्श करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी वो करी थी 21 फरवरी 1948 को। और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन वो हुआ था हमारा 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय जिस समय हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय जो सदस्य मौजूद थे वो थे 284। इस तरीके से उन लोगों ने उस पर साइन किए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। दोस्तों हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस पर दोस्तों कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई थी। और कुल मिलाकर अगर व्यय देखा जाए तो दोस्तों 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। इस प्रकार से 64 लाख के करीबन आप बोल सकते हैं, उस समय के 64 लाख बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम ये जानते हैं कि इतने दिनों में 114 दिन बहस हुई और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन इस टाइम पे हम अगर कहें तो कुल मिलाकर कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल मिलाकर हमारे 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन जिस दिन हमारे हमारे संविधान सभा द्वारा जो सिग्नेचर हुए थे, अगर उस दिन को भी मिला लें तो कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद आते हैं दोस्तों, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, उस समय कुल इसके भाग 22 थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में आपके संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग तो 22 ही हैं, वर्तमान में भी 22 भाग हैं। लेकिन अगर आप गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग हैं दोस्तों, जैसे कि क ख ऐसे करके कई आपके भाग में इनको जोड़ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 395 अनुच्छेद भी 395 हैं। लेकिन उसी तरीके से जैसे कि आपके उसमें भाग में जोड़ा गया है, गणना की दृष्टि से 419 हैं। जैसे कि आपका 4 क आपका भाग है 4 क, उसमें 4 क जुड़ गया है। उसके बाद आपका 9 क 9 ख, इस तरीके से आपके भाग जुड़ गए हैं। उसी तरीके से आपके अनुच्छेद में जुड़ गए हैं। अगर आपकी गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिलाकर 468 हैं, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो 395 ही हैं। जैसे कि आपके मिल जाता है 21 क 39 क 43 ख, इस तरह से मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों यही अंतिम बैठक थी हमारी संविधान सभा की। अगर इसको मिला दें तो कुल मिलाकर हमारे 12 अधिवेशन हुए थे। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। उसके बाद देखते हैं हमारी संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे। वो थे हमारे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की थी। दोस्तों ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके को कंठस्थ हो जाएगी। और दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड MCQs भी करा दूंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक नया मोड दे सकें और जान सकें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ आपकी वीकनेस है। और अगर जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक। ये हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों जो प्रस्तावना जो कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे नेहरू जी ने दी थी, वही उद्देशिका है इसे हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976
के द्वारा जोड़ा गया था। इसे आप पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, हमारी जो भारतीय संविधान है उसे हम संविधान की कुंजी कहते हैं। ये आरंभिक अंग है हमारी भारतीय संविधान का, लेकिन कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट अपने चलते हैं। ये आपके वाद हुए थे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ आते हैं, हाँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संविधान प्रस्तावना से आता है, वो है हमारा, इसमें न्याय पूछे जाते हैं। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो है हमारी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की हमारी समानता है, प्रतिष्ठा, अवसर। दोस्तों इन तीनों टॉपिक्स को आप याद रखिएगा कि न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है और आपकी समानता कितने प्रकार की है। दोस्तों हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है और यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि ये इतना कठोर है कि नॉर्मली इसमें संशोधन नहीं कर सकते और थोड़े से नॉर्मल इसे संशोधन कर भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जानते हैं लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो हमारे यहाँ फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वो हमारा संविधान है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, मतलब कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए संविधान है। जो संविधान में लिखा हुआ है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत की संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान सरकार अधिनियम 1935 का वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसे भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान में विदेशी स्रोत, हमारे जितने भी हमारे संविधान को सबसे पहले जितने भी हमारे बड़े बड़े सदस्य थे, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी और जो भी थे, उन सब ने मिलकर सारे जितने भी और देशों के संविधान है उन सब का अवलोकन किया। उसके बाद जो जो अच्छा लगा वो सब हमारे संविधान में रखा। जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, आप देखिए टॉपिक याद रखिएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, एक न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। उसके बाद आता है ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। और उसके बाद आता है जर्मनी से जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार, जैसे जब राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है उस टाइम हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, कौन से रह जाते हैं, इससे रिलेटेड जो भी शक्ति है वो हमारी जर्मनी से ली गई है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कनाडा से संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से कम
250 के अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। या तो शब्दांश लिए, मतलब पूरी तरह ले लिए गए, या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। उसके बाद जानते हैं दोस्तों हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारी 12 अनुसूची हैं। अब इसमें याद कैसे रखें, देखो सबसे पहली अनुसूची इसमें क्या है, हमारा संघ यानी कि राज्य, हमारे राज्य यानी कि संघ, हमारे राज्य कितने हैं। आप पहली अनुसूची याद रखिए राज्य से, उसमें हमारे केंद्र शासित और राज्य दोनों ही आ जाते हैं। केंद्र शासित राज्य कितने हैं और राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं हमारे और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद द्वितीय अनुसूची में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जितनी भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उन सबको प्राप्त होने वाले जितना भी वेतन है, भत्ता है या पेंशन है, उन सबका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में मंत्री, उच्चतम न्यायालय के, इन सबको मिला के सबकी शपथ है, यानी कि पहले में हमारे राज्य, दूसरे में वेतन, तीसरे में हमारी शपथ, चौथी में है राज्य और जिन संघीय क्षेत्र उनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आता है। 5वीं में हमारी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6वीं में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 7वीं अनुसूची में जो हमारी तीनों अनुसूचियाँ आती हैं वो आती हैं हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों हमारी 7वीं अनुसूची में। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, तीनों सूची इम्पोर्टेंट हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं ये सब याद रखिएगा, इनको मैं अलग से आपको बता दूंगी, ये आप देख सकते हैं। इनको आप प्रत्येक के आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि किस में कौन कौन से कानून आते हैं। दोस्तों संघ सूची में कानून जो हमारे केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर दोनों में विवाद है तो मान्य केवल केंद्र सरकार का होता है। और इनमें दोस्तों जो भी विषय हैं उनको, जैसे राज्य सूची में शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, इस तरह से ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। उसके बाद आता है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें जो आपका 92वां संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। इसमें कौन सी भाषाएं, इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इनको याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा 9वीं अनुसूची। प्रथम अनुसूची अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची, इसमें ये दल बदल से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। 12वीं में 74वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषय हैं। उसके बाद आते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। दोस्तों उसके बाद आते हैं हम देशी रियासतें, जो मैंने अभी आगे बताया था संविधान सभा में उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया। उस समय क्या हुआ कि देशी रियासतों ने हमारे यहाँ हमारे संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो क्या हुआ कि उसमें जितनी भी रियासतें थी उनको शामिल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल को एक रियासती मंत्रालय बना दिया गया। उसमें क्या हुआ दोस्तों कि 552 हमारी देशी रियासतें थी, उनमें से 549 तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन शेष बची हमारी 3। सबसे एक बची थी हमारी हैदराबाद, एक बची थी हमारी जूनागढ़ और तीसरी थी हमारी कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा अपने भारत में मिला दिया गया। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से मैं आपको इस लूसेंट वाली भारतीय संविधान ख़त्म होने के बाद मैं आपको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पूरी भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी पढ़ाऊँगी। उसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर करूँगी और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाऊँगी।
वैसे ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी इसमें इतना नहीं दिया हुआ है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया अभी, क्योंकि आपको ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है दोस्तों, इतना सिर्फ आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद प्रथम में क्या है, पहला कहता है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसकी संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब दोस्तों हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको पता ही होंगे, जिसमें आपकी दादरा नागर हवेली, दमन दीव, जो कि अभी दोनों मिला के एक कर दिए गए हैं, और पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस तरह से हमारे 8 हैं। अगर आपको दोस्तों वो याद होने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको उसकी ट्रिक चाहिए या कैसे भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए ट्रिक भी लेके आऊँगी। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। फिर हमारा अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारा भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। यानी कि संघ का मतलब दोस्तों होता है कि हमारे राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं, वो कभी भी उससे टूटकर अपने आप, ऐसा नहीं है कि नहीं हमें अलग कर दो, हम अलग देश बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने उससे हमारे देश भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इस तरह से वो राज्यों के संघ है हमारा भारत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि नए राज्यों का जो नए राज्य हैं वो हमारी संसद बना सकती है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अनुच्छेद, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन, ये सब संसद कर सकती है। जैसे कि दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटकर अलग हुआ था, इस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह से ये राज्य बने थे। इस तरह से जो सीमा, और अभी उससे आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ तेलंगाना, इस तरह से नए नए राज्य बन सकते हैं, वो हमारे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें अनुच्छेद 4 दिया नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ। अनुच्छेद 4 के अंतर्गगत ये होता है कि संसद जो राज्यों में परिवर्तन करती है, सीमा में परिवर्तन या किसी नए राज्य की स्थापना करती है, उन सब में संशोधन 368 के तहत नहीं होता है, बल्कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होता है। उसके बाद आते हैं संविधान के भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार, भारत, ये आपके अनुच्छेद हैं और ये आपके भाग दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों जानते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया और उससे कहा कि क्या हमें राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। लेकिन इस आयोग के एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने से मतलब है कि राज्य कई विभागों में छोटे छोटे भागों में टूटकर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन करने की सिफारिश की। उसके बाद क्या होता है, एस.के. धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए
कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इन इन तीनों को मिलाकर एक समिति का गठन किया, जिसे हम JVP समिति भी कहते हैं। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। मतलब दूसरा आयोग जो हमारा बना था उसने भी ये बना था हमारा दिसंबर 1948 में, इसे JVP समिति कहते थे। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, इस बात को इसने ठुकरा दिया। उसके बाद आते हैं इसने भी राज्य के पुनर्गठन की मांग भाषा के आधार पर हो, इस बात को ठुकरा दी। उसके बाद आते हैं फिर क्या होता है दोस्तों, जब JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद पोट्टी श्री रामुलु मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। इस प्रकार से यह स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो कर्नूल थी। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। फिर दोस्तों जब एक राज्य बन गया, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। वो किया गया था 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य और थे, उनके नाम थे KM पडिक्कर और HN कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पडिक्कर। जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद आते हैं नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया। दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे हमारे राज्य बनते गए उनके बारे में दिया गया। जैसे भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें पूर्ण अधिकार में ले लिया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन्हें ही भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये आपकी क्षेत्रीय परिषद वगैरह है, ये कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम भारतीय नागरिकता, भाग 2 अनुच्छेद है आपका 5 से 11। दोस्तों आपको अगर वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी इससे रिवीजन कर पाएँ। दोस्तों मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यह सिर्फ एक रिवीजन क्लास है और इसके बाद दोस्तों मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लेके आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो हमारी मिल सके। उसके बाद चलते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता क्या होती है दोस्तों, पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और हमारे भारत में एकल नागरिकता है। मतलब क्या होता है कि अमेरिका पूरे देश की नागरिकता एक लेनी पड़ती है और वो जिस राज्य में रह रहा है उसकी नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता हो गई। लेकिन हम अपने भारत में रहते तो हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के, जैसे यूपी है तो हम यूपी के नागरिक हो गए, MP है तो MP के नागरिक हो गए, ऐसा नहीं है। हम सब सिर्फ एक भारतीय नागरिक हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। उसके बाद आते हैं हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस एक आधार पर? सबसे पहला जानते हैं जन्म से, यानी कि जिसका जन्म संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, तो यानी कि जो जन्म से भारत का नागरिक है, उसे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो सिर्फ 18 साल
की आयु पूरी कर लेता है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हमारी वंश परंपरा के आधार पर। भारत के बाहर यानी कि अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि जिस बच्चे ने विदेश में जन्म लिया है लेकिन उनमें से उसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक है तो उसे, अगर उसका मन है कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। अगर उसका मन है कि वो किसी उसी देश की, जिस देश से मतलब उसकी माता या पिता हैं उस देश से लेनी है तो वो उस देश से, मतलब वो जिस देश से चाहे उस देश से भारत की नागरिकता ले सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। यानी कि माता की नागरिकता अगर भारत की है तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा प्रावधान आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। तीसरा आता है हमारा देशीकरण के द्वारा। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा पंजीकरण के द्वारा। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, बस आप इतना याद रखिए, पंजीकरण के द्वारा। फिर आता है भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार का मतलब ये है कि जैसे यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाए, जैसे सिक्किम था, सिक्किम को बाद में हमारे भारत में शामिल कर लिया गया। जब हमारे भारत में शामिल हो गया तो उसके जितने भी नागरिक थे उन सबको भारत की नागरिकता दे दी गई, इस प्रकार से भूमि विस्तार के द्वारा। उसके बाद आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें जो जो संशोधन हुए थे वो सब हैं, ये सब आप देख लेना, इसमें ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, अगर वो खुद अपनी खुशी से नागरिकता का परित्याग कर दे या किसी दूसरे देश की नागरिकता का स्वीकार कर ले, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर जैसे कोई देश विरोधी कार्य करता है तो उस देश द्वारा भी उससे नागरिकता छीन ली जाती है। उसके बाद आते हैं हम अपने दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे फर्स्ट टॉपिक, भारत मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, प्रयोग इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद जानते दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जब लागू होता है उस टाइम पे केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। उसके बाद होता है, यह सीमित नहीं है लेकिन वाद के योग्य होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। यानी कि हम डायरेक्ट, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार, मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। दोस्तों ये टॉपिक भी, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? तो मूल अधिकारों की मांग हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जो बनाया था वो हमारा बनाया था जवाहरलाल नेहरू थे। अब दोस्तों जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो है हमारा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है हमारा अनुच्छेद 32। समता या समानता का अधिकार विधि के सबसे पहले हम चलते हैं समता एवं समता या समानता का अधिकार, ये है हमारा अनुच्छेद 14 से 18। सबसे पहला दोस्तों
14 से 18 तो 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि कानून के समक्ष कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, चाहे एक आम इंसान है, कोई भी है, विधि के यानी कि हमारे कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। उसके बाद आता है हमारा 15 अनुच्छेद 15। इसमें क्या है कि राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 16। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि जैसे हमारी नीची जातियों से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें टच करना नहीं चाहते, उनसे दूर रहते हैं, तो ये अस्पृश्यता होती है। इसके लिए ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, क्योंकि दोस्तों हमें ये सब वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान हैं और भगवान ने सब एक समान बनाए हैं। ये जातिगत भेदभाव कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ नहीं कहूँगी। फिर भी अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि सेना या विधा कोई भी संबंधी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे कि महात्मा की उपाधि दे दी या राष्ट्रपिता जैसे पहले दी जाती थी, या अदर कोई भी उपाधि है वो नहीं दी जाएगी। केवल भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। उसके बाद आता है ये अनुच्छेद 18 हो गए। अब आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारा अनुच्छेद, सबसे पहला आता है 19। दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत हमारे पास 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गई, क्योंकि इसमें से अनुच्छेद जो 19 का F था उसे हटा दिया गया। वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपकी सबसे पहले 19A में कहता है बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि सभा बिना हथियारों के आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। फिर तीसरा है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी संघ बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर आता है हमारा देश किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। हम अपने भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लास्ट होता है ये, इसमें हम अपने व्यापार या जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। पहला क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी एक इंसान ने किसी के घर चोरी कर ली, अब चोरी कर ली तो उसे एक बार सजा मिल गई, कुछ दिन बाद बेचारा छूट के आया, अपनी पेनल्टी दे के आया, थोड़े दिन बाद जिसके घर चोरी करी थी उसने कहा था अरे ये तो छूट गया, इसे दोबारा सजा दिलवाऊंगा मैं, तो दोबारा कह दे। तो ऐसा नहीं होता है, उसने एक बार जब सजा भोग ली तो दोबारा उसे नहीं मिलेगी सजा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत मिलेगी। मान लीजिए जैसे उसने चोरी की थी तो उसे सजा मिली 1 साल की कैद, लेकिन उस समय का जो कानून था उसके अकॉर्डिंग मिली थी, मतलब जिस समय उसने चोरी की उस समय थी 1 साल की कैद। कुछ समय बाद चोरी करने की सजा हो गई 2 साल की कैद। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल की कैद मिलेगी उसे, नहीं, उस समय जब उसने चोरी की तो 1 साल की कैद थी तो उसे 1 साल की कैद ही मिलेगी। फिर आता है हमारा किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रेशराइज करके कहोगे न्यायालय में अपने विरुद्ध गवाही दो कि तुमने हाँ तुमने ही चोरी करी है, बेशक उसने चोरी नहीं करी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर आता है अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार
का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अनुच्छेद 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। उसके बाद दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 21 क। दोस्तों इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये दोस्तों हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 22 में होता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। हिरासत में जैसे आप किसी व्यक्ति को आप जैसे पुलिस पकड़ने गई है तो उसे पहले बताना होगा कि भाई उसने गलती क्या की, उसने क्या गुनाह किया जिसकी उसे सज़ा मिल रही है, ये उसे पहले बताना होगा। उसके बाद आता है 24 घंटे के अंदर, यानी कि आने जाने का समय छोड़ दीजिए, दंडाधिकारी के समक्ष उसे पेश करना होगा 24 घंटे के अंतर्गत, और उसके अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। इसमें एक दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम भी आता है। निवारक निरोध का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। निवारक निरोध का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे कि अगर किसी पे शक है, जैसे मान लीजिए कहीं दंगा होने वाला है और पुलिस को शक है कि मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश से शक है कि रमेश इस दंगे को करा सकता है, वो इस दंगे में भागी होगा, वो इसका मुख्य पार्ट है, तो पुलिस रमेश को निवारक निरोध के अंतर्गत उसे कुछ समय के लिए अपने पास रख सकती है, मतलब बोलते हैं नज़रबंद कर सकती है उसे, ताकि वो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा दंगा उसके बाद उसे छोड़ देंगे। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक कर सकती है। 3 महीने से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। उसके बाद दोस्तों ये आते हैं निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। ये निवारक निरोध अधिनियम 1950, इसे 1971 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1971 मीसा, ये भी समाप्त हो चुका है आपका। फिर आता है विदेशी मुद्रा संस्करण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। उसके बाद आता है राष्ट्रीय कानून 1980 और आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोध कानून टाडा काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद पोटो, और ये सब केवल नाम आप याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। उसके बाद आते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री बेगारी, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि उनको खरीद बेच कर, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया, फिर उससे सारे काम कराए गए, फिर बेचा गया, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। मतलब किसी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बातें किया जा सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे कोई भी कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रसार कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है जो कि हिंदुओं में पैदा हुआ है, तो अगर वो उसका मन है कि वो मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहे तो मुस्लिम धर्म अपना सकता है, और अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है और वो चाह रहा है कि उसे हिंदू धर्म को अपनाना है तो वो हिंदू धर्म भी अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म नहीं अपना सकता। उसके बाद आते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका अंतर्गत ये है कि अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, विधि द्वारा संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम
28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारा दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29। इसमें क्या होता है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 30। इसमें क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, जैसे हमारे मदरसे वगैरह चलाए जा रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है हमारा अनुच्छेद 32, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, अनुच्छेद 32 आया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने के अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 5 तरह की रिट निकालने का अधिकार है। सबसे पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या होता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे गलत चीज़ के लिए बंदी बना लिया गया है तो उससे व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे निश्चित न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। उसके बाद आता है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और अधिन्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही करें, क्योंकि यह मामला उस अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई नॉर्मल कोई छोटा मोटा केस होते हैं जैसे गृह कलेश वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे, ये आपके जिला न्यायालय में होती हैं इसलिए। उसके बाद आता है दोस्तों उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी कि ऐसा नहीं है जब अधिकारों का उल्लंघन, मतलब इसमें क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय जैसे अपने पास लंबित मुकदमे हो जाते हैं कई साल दर साल, तब उच्चतम न्यायालय उनसे कहता है कि उनको वरिष्ठ न्यायालय को भेजें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उसके न्याय अधिकार में कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करने लग जाता है, तो उससे न्यायालय द्वारा उससे पूछा जाता है और अगर वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन ये हुए थे, ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप उसे याद रखिएगा जो आपके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। उसके बाद आता है दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी कल ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ा सकूँ, और कल आपके लिए पहले MCQ लेके आऊँगी। इतने यहाँ तक मौलिक अधिकार तक के पहले MCQ पढ़ाऊँगी, उसके बाद आगे की क्लास पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। वैसे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन क्लास है। जब मैं आपको पॉलिटी और अच्छे तरीके से नेक्स्ट इसकी जैसे ही आपकी लूसेंट की ये रिवीजन क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट पूरी पॉलिटी बढ़ाऊँगी। तो जितने भी आपके डाउट होंगे मैं उस टाइम पे सारे क्लियर करती जाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो जिससे कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। और कल मैं आपको MCQ कराऊंगी, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।